नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। घड़ी का इशारा 9 बज चुके हैं और वक्त है नेशन एट 9 का, जिसमें हम आपसे बात करते हैं देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर एक क्षेत्र की हलचल और बताते हैं क्या कुछ है खास। और खबरों की शुरुआत होगी गुजरात के साथ, जहां चक्रवाती तूफान बिपरजॉय खतरनाक रूप लेता जा रहा है। दोपहर के बाद कभी भी बिपरजॉय कच्छ के तट से टकरा सकता है। इससे पहले सरकार ने हजारों लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया है। इस बीच गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आईएमडी के अनुसार अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुरुवार शाम को यानी कि आज गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र क्षेत्र, मंडावी तट और इससे सटे दक्षिण पाकिस्तान के कराची से गुजरेगा। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। गुजरात के तटीय इलाकों से अब तक 74,000 से ज्यादा लोगों को हटाया जा चुका है। अस्थायी आश्रय शिविरों में शिफ्ट किया गया है। चक्रवात की संभावित दस्तक से पहले एनडीआरएफ ने गुजरात और महाराष्ट्र में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए 33 टीमों को तैनात कर दिया है। एनडीआरएफ की 18 टीमों को गुजरात में रखा गया है। अगली खबर कर्नाटका से है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। उन्होंने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा, मोदी सरकार नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और ये कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक प्रताड़ना है। मोदी सरकार अपनी आलोचना करने वालों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। हमारी तरह पूरा विपक्ष ऐसी कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी से कई घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब मंत्री को कार में बिठाया गया तो वो फपक कर रोने लगे। खबरों में रुख करते हैं पंजाब की ओर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने होशियारपुर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान रैली को संबोधित किया है। रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, केंद्र सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है जो 70 सालों में नहीं हुआ। नड्डा ने कहा, पहले भारत का नाम भ्रष्टाचार वाले देशों में आया करता था, लेकिन पीएम मोदी ने शासन में इससे छुटकारा दिया है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने देश में वंशवाद की राजनीति की संस्कृति को विकासवाद में तब्दील कर दिया। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल छल कपट करते हुए सत्ता हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस ने भाइयों से भाइयों को लड़ाने का काम किया। जातियों को लड़ाकर फूट की राजनीति करके सत्ता पाने का काम कांग्रेस ने किया है। सत्ता के लिए देश के साथ भी समझौता करना पड़ जाए तो कांग्रेस नेता पीछे नहीं रहेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात विकास कार्यों का जायजा लिया। आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने देर रात गुप्तार घाट और नवनिर्मित गुप्तार घाट पार्क का निरीक्षण किया, जहां से बंधा होते हुए वो राम की पैड़ी पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सूरजकुंड का निरीक्षण किया, जहां मुख्यमंत्री लेजर शो का अवलोकन करते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बारीकी से सभी कामों को देखा और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद लल्लू सिंह, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर बिहार से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशंका जताई कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही हो सकता है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से काम को जल्दी निपटाने के लिए कहा है। नीतीश कुमार ने कहा, आप लोग तो कह रहे हैं कि जनवरी 2024 तक का समय होगा, लेकिन हम तो आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी करा लीजिए। जितना जल्दी होगा उतना ठीक होगा, क्योंकि कब चुनाव हो जाए कोई नहीं जानता। कोई जरूरी है कि अगले साल ही चुनाव होगा, कोई ठिकाना है पहले ही चुनाव हो जाए, इसलिए तेजी से काम कीजिए। आपको बता दें, पटना में 23 जून को नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पटना में
23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा, विपक्षी पार्टियों की मीटिंग से कोई फायदा नहीं होगा, इसका लाभ तभी होगा जब दोनों पक्षों के लिए कुछ होगा। उन्होंने कहा, दोनों के लिए लाभ के हिस्से में अंतर हो सकता है, ये 50-50 या 60-40 हो सकता है, लेकिन इस मामले में दोनों पक्षों के पास दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं। गुलाम नबी आजाद ने उदाहरण देते हुए कहा, टीएमसी के पास पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को देने के लिए कुछ नहीं। आजाद ने कहा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम का एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में इन दोनों दलों के साथ सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी गठबंधन क्यों करेगी? ऐसे में टीएमसी का राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई एमएलए नहीं है। कांग्रेस इन राज्यों में टीएमसी को क्या देगी? खबरों में बात करेंगे दिल्ली की, जहां केंद्र के अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दिल्ली सरकार के अधिकारों को कुचलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अध्यादेश लाकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ही खारिज नहीं किया, बल्कि दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, अध्यादेश के अनुसार अब मुख्य सचिव ये तय करेंगे कि कैबिनेट का निर्णय सही है या गलत। इस तरह अगर सचिव को लगता है कि मंत्री का आदेश कानूनी रूप से गलत है, तो वो मानने से इनकार कर सकता है। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि सचिव को मंत्री का बॉस बना दिया गया है। आज तक भारत और दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्री के ऊपर सचिव को और कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव को बैठा दिया जाए। ये चीज आज तक कभी नहीं हुई। अगर इस अध्यादेश को एक लाइन में कहें तो अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, बल्कि मोदी होंगे, और वो ही सभी फैसला करेंगे। अगली खबर राजस्थान से है, जहां पर जयपुर में गांधी दर्शन सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी ने अन्ना हजारे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और योग गुरु बाबा रामदेव को आगे करके उनका इस्तेमाल किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने राज्य में शांति और अहिंसा विभाग स्थापित किए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसा विभाग बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, गांधी दर्शन ही समाज के विकास, भाईचारे और नैतिक उत्थान का आधार है। सीएम गहलोत ने इस कार्यक्रम के दौरान गांधी संग्रहालय के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। आपको ये बता दें कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2022 को की गई थी। खबरों में बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां उत्तरकाशी में आज होने वाली हिंदू महापंचायत को सभी संगठनों ने अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया है। पुरोला में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद, पुरोला व्यापार संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने महापंचायत बुला रखी थी। इन सभी ने फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए पुरोला में होने वाली महापंचायत को स्थगित कर दिया है। तो वहीं राज्यपाल पवार ने कहा कि वो सभी संगठनों के साथ मिलकर बाजार जरूर बंद करेंगे, क्योंकि प्रशासन ने दमनकारी नीति अपनाकर धारा 144 लागू की। गौरतलब है कि उत्तरकाशी के पुरोला में कथित लव जिहाद के हंगामे के बीच महापंचायत होनी थी। इससे पहले ही पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक के लिए धारा 144 लागू कर दी। महापंचायत को देखते हुए नगर में रह रहे मुस्लिम समुदाय के 3 परिवार कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। खबरों में बात हरियाणा की होगी। मनोहर लाल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों के हक में ये फैसला लिया। राज्य के वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 212% से बढ़ाकर 221% हो गया है। राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का लाभ जनवरी से मिलेगा। जुलाई में मिलने वाले जून के वेतन और पेंशनों में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल होगा। सरकार ने फैसला लिया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। आपको बता दें, हरियाणा में 7वां वेतन आयोग लागू है। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर शिवराज मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में 12वीं की परीक्षा में अव्वल आने वाले लड़के लड़कियों को ई स्कूटर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शिवराज सरकार का फैसला इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के परिवार की आय सीमा
6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस बाबत जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मंत्रिमंडल ने उस प्रत्येक लड़के और लड़की को एक ई-स्कूटर देने का फैसला किया है जो कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से करीबन 9,000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। खबरों में रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र चावल ले या ना ले, राज्य सरकार धान खरीदी करेगी। पिछले दिनों बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर धान खरीदी को लेकर कई आरोप लगाए थे। साथ ही सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच लगता है। सीएम ने कहा केंद्र सरकार हरियाणा और पंजाब से धान की खरीदी करती है। सीएम बघेल ने बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बेटा बेटी की पार्टी बताया था। नड्डा जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर के पिताजी मंत्री और मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और उनका बेटा सांसद था। अगली खबर झारखंड से है, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने सीएम सोरेन को एक्सीडेंटल सीएम बताया। साथ ही कहा कि एक्सीडेंटल राजकुमार बहुत हताश, निराश, कुपित और व्यथित होकर कोप भवन में बैठे हैं। इससे पहले पूर्व सीएम मरांडी ने लोकसभा चुनावों को लेकर एकजुट हो रही विपक्षी एकता को लेकर निशाना साधा। मरांडी ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा, ये वही लोग हैं जो परिवार और पैसे के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने कहा राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब और राजस्व में अरबों रुपए का गोलमाल हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा दलालों बिचौलियों की बल्ले बल्ले है। राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री आवास में बैठकर जांच एजेंसियों से अपनी गर्दन बचाने का उपाय खोज रहे हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सीएम शिंदे के विज्ञापन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा ताजा विज्ञापन फडणवीस की जल्दबाजी का नतीजा है। उन्होंने कहा यह स्पष्ट हो गया कि उनके दिमाग में क्या है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। शिंदे और बीजेपी के बीच छद्म युद्ध चल रहा है। आपको बता दें कि मराठी दैनिक समाचार पत्र में राज्य की सत्तारूढ़ गठबंधन पर एक विज्ञापन छपा था, जिसमें एक सर्वेक्षण का हवाला देकर मुख्यमंत्री शिंदे को लोकप्रियता में उप मुख्यमंत्री फडणवीस से आगे दिखाया गया था। इसमें फडणवीस या बाल ठाकरे की तस्वीरें नहीं थी। इस विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी पारा अपने परवान पर है। खबरों में बात तेलंगाना की होगी, जहां केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बयान दिया केंद्र सरकार देश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि केंद्र सरकार एक तरफ कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है तो दूसरी तरफ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश में जुटी है। केंद्रीय मंत्री ने 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों, DRDO, भारतीय रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और हैदराबाद विश्वविद्यालय समेत 22 विभागों में नौकरी पाने वाले 470 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से सभी विभागों की खाली पदों को भरने की कवायद तेज करने को कहा है। अगली खबर ओडिशा से है, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को पुरी में रथ यात्रा के दौरान गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल माध्यम से रथ यात्रा समन्वय समिति की एक बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि एक निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उत्सव से लौटने पर श्रद्धालु अच्छा महसूस करें। सीएम पटनायक ने बैठक में कहा कि हमें देश भर से और विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उन्होंने कहा भगवान जगन्नाथ ओडिशा की सबसे बड़ी पहचान है और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी रस्में तय समय पर हों ताकि 20 जून से शुरू हो रहा उत्सव सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इस दौरान उन्होंने सभी से उत्सव को सुचारू रूप से आयोजित करने में सहयोग देने की अपील भी की है।
खबरों में बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत 23 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 26 जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करेंगे। अमित शाह जम्मू में रैली के साथ साथ श्रीनगर में अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसी के साथ रक्षा मंत्री जम्मू में एक रक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। हाल ही में शहरी और आवास केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी जम्मू का 2 दिवसीय दौरा किया है। इस साल दोनों केंद्रीय मंत्री पहली बार जम्मू आ रहे हैं। गृह मंत्री अपने दौरे में अमरनाथ यात्रा सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन में रक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्रीनगर में G20 बैठक की सफलता के बाद पहली बार दोनों नेता जम्मू का रुख करेंगे। अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पर गुंटूर जिले में YSRCP कार्यकर्ताओं ने टीडीपी के झंडों को तोड़ दिया, जिसके बाद जिले में स्थिति तनावपूर्ण है। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि YSRCP कार्यकर्ताओं ने गांव में लगे झंडे के खंभों को भी तोड़ दिया। टीडीपी ने आरोप लगाया कि YSRCP के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर हम उनके भ्रष्टाचार के बारे में सवाल करते हैं तो वो हमारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही टीडीपी नेताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर प्रदेश में आज भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। अलर्ट है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और तूफान चलने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में अगले 20 जून तक बारिश के आसार हैं। कल और परसों भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन 18 जून को फिर से प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में अभी मानसून ने दस्तक भी नहीं दी। इससे पहले ही बारिश पहाड़ों को खूब भिगो रही है। खासकर मई महीने के बारिश ने पिछले 20 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खबरों में बात करेंगे कर्नाटका की, जहां उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले में सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना वी वर्ले ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की दायर अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। वहीं बीएस येदियुरप्पा सरकार की ओर से जारी 25 सितंबर 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली शिवकुमार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले से डीके शिवकुमार को काफी राहत पहुंची है। अगली खबर असम से है, जहां पर कई जिलों में एक बार फिर से बाढ़ के आसार देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, लखीमपुर जिले में भारी बारिश के बाद सिंगोरा नदी के बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक लखीमपुर में बाढ़ के चलते लगभग 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी के चलते कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कई ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 19 गांव जलमग्न हैं, जबकि 13.5 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर फसल खराब हो गई। लखीमपुर, विश्वनाथ, दरांग, धेमाजी, दीमा, हसाओ, डिब्रूगढ़ और गोलाघाट जिलों सहित अन्य जिलों में बाढ़ का पानी घरों में घुस आया है। जानकारी के मुताबिक बाढ़ के चलते तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है।